नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं मैं हमारे एक्सपर्ट से। आपका कोई भी शेयर बाजार से जुड़ा सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800 120 4775। आई रिपीट 1800 120 4775। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अमित हर्षिकर, डायरेक्टर इंडेक्स जीनियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। वेरी गुड आफ्टरनून अमित जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक्स मैम। अमित, पहले हम बाजार की बात करते हैं। 19,500 के ऊपर एक बार फिर निफ्टी आ चुका है। थोड़ी बहुत रिकवरी, एक ब्रीफ करेक्शन के बाद हम बाजारों में देख रहे हैं। आपने, मुझे याद है, जब हम मार्च में ही थे तो आपने कहा था कि यू एक्सपेक्ट अ रैली इन द मार्केट्स एट 19,800 600 की आपने बात की थी, वो हम अचीव कर चुके हैं। और आपने ये भी कहा था कि अगस्त के महीने में हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट पर दबाव रहे, और अब वो दबाव जो है वो हम आता हुआ देखते हैं। अभी तक आप 100 में से 100 मार्क्स है आपके, यहाँ से आप मार्केट को कहाँ जाता देखते हमें लग रहा है कि जो बेस्ट पार्ट इंडियन मार्केट्स को करना था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हैं? जो मार्केट में पेसिमिज्म था, जो लेफ्ट आउट फीलिंग था, सडनली हमने देखा कि 19,000 के ऊपर जो भी पैसा कैश में मेंटेन था पीएमएसएस में, आई थिंक वो पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुका है। एंड इसी कारण यहाँ से मार्केट में अपसाइड रिस्क के चांसेस काफी कम हो चुके हैं। दूसरा एक फैक्टर जो हमें लग रहा है कि जो मार्केट की परिस्थिति गंभीर कर सकता है, वो ऑयल प्राइसेस में ब्रेकआउट है। हमने ऑलरेडी देखा 3 से 5 महीने से ब्रेंट क्रूड अराउंड 75 के यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन दिख रहा है। एंड जी। अभी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ये उछाल शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम जी। 75 टू 83, आई थिंक हमें लग रहा है कि अभी डेटा यही सजेस्ट कर रहा है हमें कि अभी हम $150 के पार ऑयल को जाते हुए देखेंगे। एंड ओके। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उसके वजह से इंडियन मार्केट्स में जो लिक्विडिटी है वो शायद एग्जिट हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली जो करेंसी है यूएसडी हमें लग रहा है उसमें भी जो कंसोलिडेशन फेज था ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से, वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ से जो यूएसडी के जो अपसाइड टारगेट है शॉर्ट टर्म में हमें 88 के टारगेट आ रहे हैं। एंड ओके। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बेस्ड ऑन ग्रैंड सुपर साइकिल थियरी हमारा उस पे लक्ष्य 100 से 115 का बैठ रहा है। तो ओके। हमें लग रहा है कि ये एक मार्केट के लिए शॉकिंग न्यूज होगी। प्लस जो फैक्टर्स थे जो इंडियन मार्केट्स के स्मॉल कैप में कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम बोलते हैं कैरी ट्रेड। हमने पिछले टाइम से भी देखा है कि जापानीज येन में काफी डेप्रिसिएशन आया था फ्रॉम ऑल द वे जी। टू 130 टू 145। आई थिंक जी। वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था इंडियन स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली का। और अभी हम्म। हमें क्लियरली साइंस देखना है कि फिबोनाची बेसिस पे और इवन सेटअप बेसिस पे निफ्टी हम्म। स्मॉल कैप में एक बड़ा बबल हो चुका है, वो कभी भी अभी फट सकता है। एंड ओके। उसका रिपरकशंस होंगे कि काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हम देखेंगे। मैं आपके ओके। चार्ट शो पे उसका एक चार्ट शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, जी। तो जी। आपको आइडिया आ जाएगा। चार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली। हम्म। ये मैंने निफ्टी स्मॉल कैप को कन्वर्ट किया है कैरी ट्रेड टर्म्स में। कैरी ओके। ट्रेड टर्म्स में जब कन्वर्ट करना होता है इसका मतलब ये होता है आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 को एक रेशो से डिवाइड करते हो जो कि जेपीवाई टू यूएसडी वो रेशो है। ओके। ग्लोबली मैक्सिमम जो फंड्स डाइवर्ट होते हैं वो कैरी ट्रेड के बेसिस पे होते हैं। और अगर जी। हम देख रहे हैं फिलहाल ये कैरी ट्रेड पॉजिटिव था, इसी कारण हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में सिग्निफिकेंट जंप देखा है। ओके। अभी आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो 161.8% जो फिबोनाची एक्सटेंशन है जी। वहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड पूरा सेटअप एक एक्सपांडिंग या असेंडिंग वेज में कंप्लीट होते हुए ही दिख रहा है। तो हमें लग रहा है ओके। कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिवर्सल आएगा वो एक हम्म। बड़े डिग्री करेक्शन की शुरुआत हो सकती है, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जहाँ पे लिक्विडिटी की भारी इशू हो सकती है। जब यूएसडीएनआर आपको 84 85 जैसे ऊपर जाते जाएगा, आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में वो 10% 15% की इसमें डिक्लाइन दिखाई देगी। ओके। और अगर ये रुपी वीक होता है, जैसे कि आप मानते हैं कि 88 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे ये बेनिफिट कर सकता है इन द लॉन्ग रन? देखिए सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट जहाँ पे हो सकता है वो है आपका फाइनेंशियल्स। ओके। फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है कि अगर रुपी यहाँ से ₹2 भी डेप्रिशिएट होता है, हम्म। आपका बैंक निफ्टी मिनिमम 6 to 7% की डिक्लाइन के साथ उसमें शुरुआत होगी। ओके। अ, जो सेक्टर बेनिफिट करता है पूरे रुपी डिप्रिसिएशन से
वो आपका है मेटल्स, क्योंकि जो कॉपर प्राइसेस है जो अभी रुपीस टर्म्स में M6 में ट्रेड होते हैं, उनमें आप 30 से 40% के उछाल देख पाएंगे। क्रूड जो आपका ऑयल टर्म्स रुपी टर्म्स में USD टर्म्स में ट्रेड होता है, उसमें आप जी काफी अच्छा उछाल दिखाई देंगे। क्रूड हमने ऑलरेडी 150 टू $200 का हमारा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, अगर वो अचीव होता है तो सिग्निफिकेंट एसेट डाइवर्सिफिकेशन ऑयल की तरफ होगा। तो हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर है, वहां पे अच्छा आप मुनाफा कर सकते हो। डॉलर हमने एक अच्छा एक ट्रेड करके क्लाइंट को पिच किया है। हमने फॉरेन क्लाइंट्स को भी ये मेंशन किया है कि आप अपनी मैक्सिमम पोजीशन USD में कन्वर्ट करें, क्योंकि ओके USD में अगर रैली आती है रुपये के अगेंस्ट, तो 85 के ऊपर आई थिंक द स्काई इज द लिमिट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अनलेस एंड अनटिल कोई सिग्निफिकेंट ट्रिगर हो, तब तक हमें नहीं लग रहा कि USD INR। मैं आपके इस पे चार्ट शेयर कर देता हूँ। ये हमने जी प्रोजेक्टेड वेव काउंट प्लॉट किए हैं USD INR फ्यूचर्स पे, जहाँ पे ओके हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वेव 3 हुई है, जब पिछले साल टॉप हुई थी, एग्जैक्टली वो 100% फिबोनाची एक्सटेंशन में एंड हुई थी। ओके उसके बाद अगर हम क्लियरली देखेंगे ना, हम एक टिपिकल ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन देख रहे हैं, जहाँ जी पे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स थे वो नुकसान ही ट्रेड करते हैं। तो ओके अभी हम क्लियरली देख रहे हैं, अभी ये ट्रायंगल में से ब्रेकआउट की शुरुआत हो चुकी है, और इसका जो अपसाइड प्रोजेक्शन है वो ऑप्टिमिस्टिक टर्म्स पे 116 से 123 का बनता है, क्योंकि जनरली वेव 5 जो होती है इलियट वेव में, वो करेंसीज में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटेंडेड होती है। तो इवन ओके हम बेस केस सिनेरियो भी लगाए हैं, तो आपको ये 100 के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। इसी से वेव को अगर हम 30 ईयर साइकिल पे एनालिसिस करें, तो वो भी इंडिकेशन यही कर रहा है कि जो 30 ईयर साइकिल है USD में, वो भी आपको पिकिंग आउट जोन, अभी भी उसमें पिक आउट नहीं हुआ है, उसका जो पिकिंग आउट जोन 116 के पास आना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि अब तक जो रुपये में डेप्रिसिएशन नहीं हुआ था, अब हम वो दौर में आ चुके हैं। तो इसी कारण इंडियन इक्विटी में से जो भी FIs का पैसा आया है पिछले 6-7 महीने में, आई थिंक उससे 2.5 टाइम्स यहाँ से वापस निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी दिक्कतें हमारे बाजारों के लिए हो सकती है। तो फिर अमित, जिनके पास पोर्टफोलियो है और जो मुनाफे में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप इस समय? देखिए, अगर आपको इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहना है, तो द बेस्ट थिंग इज आप फार्मा सेक्टर में डाइवर्ट करें। ओके इजीएस्ट ऑप्शन वुड बी बाइंग फार्मा बीज, जो कि फार्मा का ETF है, उसमें आप डाइवर्ट कर ओके सकते हो। साइमल्टेनियसली आप मेटल्स स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो, जैसे टाटा स्टील, वेदांता। ओके ओके ऑयल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड स्टॉक में एंट्री कर सकते हो, जैसे आपका ONGC, ऑयल इंडिया। अगर आपको और भी कंजर्वेटिव बेसिस पे जाना है, तो आप गोल्ड ETF ले सकते हो, आप सिल्वर ETF ले सकते हो। ओके तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि जो भी कंजम्पशन रिलेटेड थीम होगी, हमें लग रहा है वहां पे बड़ी बिक वाली आ सकती है। एंड उसी कारण हमें लग रहा है कि मार्केट में बड़ी सेलिंग की शुरुआत हो सकती है। और एक जो सेक्टर हमें लग रहा है कि जो आपको बोलते हैं ना, मेजर साइन ऑफ वीकनेस दिख रहा है ना, ये है हमने जो प्लॉट किया है, इसको EV थीम स्टॉक्स के बेसिस पे हमने एक इंडेक्स बनाया था। वो ओके इंडेक्स भी आप क्लियरली देख रहे हो कि उसमें भी पिकिंग आउट साइंस अभी आ रहे हैं। वो इंडेक्स में ओके भी हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जो फंड्स का जो फंड्स ने अभी तक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस किया, आई थिंक मैक्सिमम एक्सपोजर उनका EV थीम जैसे स्टॉक्स पे थे। हमें लग रहा है ओके आगे जाके ये EV थीम स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। मैक्सिमम ओके पोटेंशियल डाउनसाइड इसमें 44% आ रहा है। कंजर्वेटिव ओके बेसिस पे हमें लग रहा है उसमें भी 25% की डिक्लाइन आ सकती है। जी अमित, आपके चार्ट्स को देख के तो बहुत डर लगने लगा है, पर लेकिन यस यू आर राइट। अगर ऐसा होता है तो विकल्प तो जरूर है। आई मीन इफ यू आर नॉट invested in electric vehicle counters, you are invested in pharma, you invested in oil and gas companies, जहाँ पे आपको मार्केट में रह के भी अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। चलिए आप शुरुआत करते हैं सवाल से जवाब का सिलसिले का। हमारे फर्स्ट व्यूअर हमें लिखते हैं पुणे से, श्याम कुमार जी उनका नाम है। इंजीनियर्स इंडिया के 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 131, इस स्टॉक में क्या और निवेश करने का फायदा होगा, ये उनका सवाल। देखिए, मेरी राय है कि ऑलरेडी स्टॉक फुल्ली प्राइस्ड है। इनफैक्ट यहाँ से जो भी हमने अप मूव देखी है 135 140 के ऊपर, हमें लग रहा है सॉर्ट ऑफ अ बोनस ही है। यहाँ से ओके अगर गिरावट आती है, तो आपको इमीडिएट टारगेट जो डाउन साइड में दिख रहा है वो 120 का बनता है। तो मेरी सलाह है कि अगर आपकी बाइंग प्राइस अराउंड 130 131 के पास है, तो आपको एक अच्छे यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है, आपको इसमें से लेके कैश में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो श्याम कुमार जी, आपके लिए ये सलाह है कि आप EIL के प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। 131 से और ऊपर काफी अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, और आपके पास 2000 शेयर है, क्वांटिटी है, एग्जिट करिए
मुनाफा ले लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और जैसे कि अभी अमित ने सुझाया है, अगर ऑयल और रुपए का ये हाल होने वाला है तो सिलेक्टेड और उन क्षेत्र में जाइए जहां से उनको बेनिफिट हो सकता है। सो दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट फॉर नाउ यहाँ पे अमित को लगता है कि फुली प्राइस्ड इन है एट द करंट मार्केट प्राइस। सो अगर ये गिरता है तो 120 के आसपास फिर चला जाएगा, फिर आपको नुकसान होगा। तो आप यहाँ पे मुनाफा वसूल लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। संगम शर्मा हमें लिखते हैं रांची से, LNT के 250 शेयर एट द रेट ऑफ 2470। प्रॉफिट में हूँ, और ऐड करूं या प्रॉफिट बुक करूं, आपकी सलाह। देखिए, हमें लग रहा है एलएनटी भी काफी ओवर प्राइस्ड है। इनफैक्ट अगर जिस हिसाब से इसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है 26-2700 से, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है। मेजरली जो भी फंड्स है, इवन म्यूचुअल फंड्स पे देखे, एलएनटी में अराउंड कोई फंड्स में अराउंड 7 to 9% का एलोकेशन आपको आसानी में दिख जाएगा। तो हमें यही लग रहा है कि मार्केट में अगर बिकवाली चालू होती है तो एलएनटी में ज्यादा गिरावट आ सकती है। शॉर्ट टर्म में जो हमने जो क्लाइंट्स को शॉर्ट की सलाह दी है एलएनटी में, उनको हमने लक्ष्य अराउंड 2300 का दिया है। तो मेरी सलाह है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग को एग्जिट करें। संगम जी, एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन LNT आपको एग्जिट करना है, और अपना मुनाफा अगर आपको हो रहा है इस समय तो आप निकाल लीजिए तो बेहतर रहेगा। ज्यादा अपसाइड की संभावनाएं नहीं है इस स्टॉक में, काफी चल चुका है, तो बुक आउट कम्प्लीटली ये मानते हैं अमित। तो आपके लिए सलाह है कि आप इस स्टॉक से निकल के 2300 की उन्होंने सलाह दी है, शॉर्ट करवाया है अपने क्लाइंट्स को, तो वो आप सोचिएगा। लेकिन अगर आप इसी सेक्टर में रहना चाहते हैं और इसी स्टॉक के साथ आगे भी चलना चाहते हैं, एंड यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, सो यू विल हैव टू take advice of your financial advisor, please. दीपक यादव हमें लिखते हैं मेरठ से, इंटरग्लोब एविएशन एट द रेट ऑफ 2686, 200 शेयर है उनके पास। करंट लेवल बेच के बिकवाली करूं या होल्ड करूं करंट लेवल्स पे, ये उनका सवाल है। देखिए, इंडिगो जैसे काउंटर का अगर हम कोरिलेशन देखें, वो सीधा ऑयल के साथ इसका 1-to-1 कोरिलेशन बनता है। एंड इनफैक्ट पिछले 3-4 हफ्ते से जब से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी इंडिगो में ऊपरी लेवल पे काफी दबाव देखा है, अराउंड 2700 के करीब। जिस हिसाब से हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट है ऑयल पे कि आराम से $100 के ऊपर आपको दिखाई देगा जाते हुए, हमें लग रहा है इंडिगो का भाव आराम से 2000 के नीचे ट्रेड होना चाहिए। इसी कारण हमने भी क्लाइंट को इसमें शॉर्टिंग की सलाह दी है, जहाँ पे हमने अराउंड स्टॉप लॉस सजेस्ट किया अराउंड 2700 का। और जो इमीडिएट टारगेट हमें लग रहा है कि आपको अराउंड 2100-2200 रुपए तक ये स्टॉक आराम से इसमें गिरावट आ सकती है। जी, तो दीपक जी, आपके लिए सलाह है कि आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में जो है वो इजाफा हो रहा है, 85 के आसपास तो आ ही चुका है, और अमित मानते हैं कि यहाँ से एक ऊपरी लेवल और देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। और एविएशन की अगर हम बात करें तो 40% ऑफ देयर कॉस्ट इज फ्यूल। तो अगर एक ATF के दाम बढ़ेंगे तो जो मार्जिन है और जो मुनाफा है वो घटेगा एविएशन कंपनीज के लिए, तो आने वाला समय वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सलाह है कि आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। और अमित जी ने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको शॉर्ट इंडिगो का सलाह दी है, और वो जो टारगेट देख रहे हैं 2100 के आसपास का देख रहे हैं। सो बेटर दैट यू बुक योर प्रॉफिट्स एंड मूव आउट एंड स्टे ऑन द साइड लाइन्स, एंड जो अमित जी ने सुझाया है आपको सेक्टर्स, वहां पे निवेश करें तो बेटर रहेगा। नितिन राज हमें इंदौर से लिखते हैं, लॉरस लैब के 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 367, इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। लॉरस लैब क्योंकि फार्मा सेक्टर को बिलोंग करता है, और हमें यही लग रहा है कि अब जो मार्केट में रैली होगी वो आपको फार्मा जैसे सेक्टर में काफी सस्टेनेबल होगी। जिस हिसाब के रिसेंट रैली इसमें शुरुआत हो चुकी है 28 अप्रैल से, और राउंडिंग सॉसर का इसमें सेटअप है, शॉर्ट टर्म में इसका लक्ष्य अराउंड 425 का आता है। वहां से आप थोड़ी गिरावट देख पाएंगे, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है इसमें अभी भी जारी रहेगा। तो मेरी सलाह है कि शॉर्ट टर्म में आप 425 पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, फिर से आपको ये स्टॉक 380-390 पे आता है तो फिर से आप इसमें एंट्री फिर उसके बाद कर सकते हैं। नितिन जी, फिलहाल के लिए आपको लॉस क्लब को होल्ड करना है, और 420-25 के आसपास वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टॉक में। और उसके बाद अगर ये नीचे आता है 380-390 के आसपास, आप एक बार फिर खरीद सकते हैं, ऐसे अमित की सलाह है। तो आप फिलहाल तो स्टॉक को होल्ड करिए फॉर द टारगेट ऑफ 425-430। दिलीप शर्मा जी लिखते हैं रांची से, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एट द रेट ऑफ 1381, 500 शेयर है उनके पास, Q1 रिजल्ट्स के बाद क्या करें। देखिए, स्टॉक क्लियरली एक लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में जाते हुए दिख रहा है। ऑल्दो ये स्टॉक हेल्थ केयर को बिलोंग करता है, लेकिन हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जो एडवांटेज होगा वो आपको फार्मा, प्योरली जो मेडिसिन रिलेटेड कंपनीज है उनमें होगा।
मेट्रोपोलिस की बात करें तो जिस हिसाब से इसमें रिसेंट रिवर्सल हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज के पास से, हमें लग रहा है इसमें फिर से इस लेवल पे एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी। जो प्रोजेक्टेड डाउनसाइड टारगेट है जहाँ पे इसमें एक मेजर बॉटम हो सकता है वो अराउंड 1100 के पास हमें लग रहा है। तो हमें यही लग रहा है कि इस लेवल पे भी आप अपनी पोजीशन एग्जिट करें। अगर इनमें थोड़ा हायर रिस्क एपिटाइट है तो 1450 के स्टॉप लॉस से आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं। 1450 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं दिलीप जी, लेकिन अभी आपके लिए सलाह है कि आप इस स्टॉक से एग्जिट करिए एट द करंट मार्केट प्राइस, और जो नीचे का लक्ष्य जो है वो 1100 के आसपास दिख रहे हैं अमित को। सो बेटर कि आप अपनी अगर पोजीशंस को हल्का करना चाहते हैं तो हल्का कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट भी करना चाहते हैं तो आप क्या लेवल बोला आपने अमित? 1450 के आसपास, राइट? नहीं, करंट लेवल पे अगर शॉर्ट करते हैं तो अच्छा, 1450 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1450 के स्टॉप लॉस पे आप करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग कैंडिडेट मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आप अपनी एग्जिट करें तो बेटर रहेगा। भरत कुमार हमें कानपुर से लिखते हैं, भारत फोर्ज के 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 784, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, भारत फोर्ज में हमें लग रहा है कि अभी भी अपसाइड इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल अपसाइड है अभी भी 935 945 आराम से आ सकता है। अगर आपने थोड़ा हायर रिस्क एपेटाइट है तो मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक 940 के लेवल पे एंडिंग डायगोनल कंप्लीट करेगा, वहां से गिरावट के चांसेस काफी ब्राइट होंगे। तो हम सजेस्ट करेंगे कि 945 जैसे स्टॉक आता है ना कि आप अपनी एग्जिट करें पोजीशन, जबकि आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी ओपन कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 975। हमें लग रहा है कि उसके बाद जो रिएक्शन होगा इमीडिएटली आपको 875 टू 860 के लेवल्स इसमें दिखाई देंगे। तो भरत जी, आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है तो 950 के आसपास आप इस काउंटर को शॉर्ट कर सकते हैं। जब वो लेवल आते हैं 970 के स्टॉप लॉस रख के 950 पे शॉर्ट करें, और अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो तभी करें, लेकिन अभी ये फिलहाल जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। राकेश राज हमें देहरादून से लिखते हैं, HPCL के 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 273, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि इसमें से तुरंत निकल जाना चाहिए। HPCL की बात करें, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनमें सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड इसी कारण हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक काफी खतरे की घंटी OMCs के लिए हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें बन रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, वो अराउंड 230 का है। अगर 230, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, अगर इस पे नीचे वीकली क्लोजिंग आती है तो आप इस स्टॉक को 200 के नीचे भी जाते हुए देखेंगे। फिलहाल तो मेरी सलाह है कि आपको अगर ज्यादा इसमें नुकसान नहीं हो रहा है तो इस लेवल पे भी आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। तो राकेश जी, आपके लिए राय है कि आप अपनी पोजीशन से एक्सिट करें, क्योंकि आपने 273 के आसपास खरीदा है और थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको इस समय हो रहा है। आप एग्जिट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर क्रूड के दाम ऊपर जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है, और अंडर रिकवरीज के चलते हुए और भी दबाव आता है, और इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो आपको इन स्टॉक से तो दूर ही रहना चाहिए। तो शक्ति यादव हमें लिखते हैं बरेली से, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के शेयर है उनके पास, क्या आपकी राय क्या होगी इस पर? मेरी सलाह है कि आपको इसमें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और ये स्टॉक अगर हम क्लियरली देखें तो इसमें हमें लग रहा है क्लियरली स्पेकुलेटिव बबल बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर गिरावट भी आती है तो आपको आराम से 20 से 25% डिक्लाइन इसमें कभी भी आ सकती है। तो हमें लग रहा है ये 700 जो जोन है 700 प्लस एक आइडियल पोटेंशियल कैंडिडेट बनता है कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें। तो शक्ति जी, आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, काफी अच्छा रनअप हमने इस स्टॉक में देखा है, फ्रॉम सब 100 लेवल्स टू 600 700 लेवल्स, राइट अमित? तो बिल्कुल। तो आप इस स्टॉक से निकल जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक स्पेकुलेटिव बबल अमित को लगता है कि स्टॉक में बन रहा है, सो बेटर दैट यू एग्जिट विद प्रॉफिट्स एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनीज जहां पे काफी अच्छा मुनाफा आपको आने वाले समय में मिल सकता है। कुछ सवाल हमारे पास और आए हैं अमित। एक है दीपा रानी जी हैं, उन्होंने सवाल भेजा है, सर BEL सेल का बाइंग प्राइस प्लीज, बेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेल का आपको अच्छा लग रहा हो तो बाइंग प्राइस कहाँ होनी चाहिए? देखिए, BEL की को मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि मैक्सिमम जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग अप मूव तो ऑलरेडी हो चुकी है। एंड काफी इसमें एक हमें लग रहा है कि अगर उसमें जो डाउनसाइड रिस्क है करंट लेवल से भी आराम से 15 से 20% का करेक्शन इसमें कभी भी आ सकता है। सेल की बात करें तो हमें, क्योंकि कमोडिटीज पे काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, सेल का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें
तो लॉन्ग एक्यूमुलेशन हमने स्ट्रॉन्ग हैंड से देखा है ऑल द वे फ्रॉम 85 टू 90 जोन से। तो हमें लग रहा है कि जो सेल का पोटेंशियल टारगेट है आपको 160 टू 170 के लेवल्स आपको एक साल में दिखाई देंगे। तो सेल में आप करंट लेवल्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि बीएल को मेरी सलाह है कि आप उसको अवॉइड करें। अमित, एक सवाल बनता है, अगर क्रूड के दाम 100 को पार कर जाते हैं तो दैट विल हैव अ प्रेशर ऑन आवर फिस्कल डेफिसिट, राइट? और अगर बिल्कुल। हमारे फिस्कल डेफिसिट पे दबाव आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है थोड़ा बहुत, और पैसे तो आएंगे नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि रुपी और यूएस जी का जो क्रॉस है दैट विल क्रॉस 89 एंड 100 आल्सो पॉसिबली। तो ऐसे में जो डिमांड है मेटल सेक्टर की या स्टील सेक्टर की, वो कैसे सस्टेन होगी ऐसे में? देखिए, आपको गौर करना चाहिए कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है वो हमने ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, मोर देन 1 ईयर, जहाँ पे हमने यूक्रेन और रशिया का वॉर जारी है। एंड इसी कारण हम देख रहे हैं ग्लोबली जो भी अगर हम यूथ की बात करें तो मैक्सिमम यूथ में डिमांड आपकी मेटल्स की आती है और ऑयल की आती है। तो हमें लग रहा है ये दोनों इम्पोर्टेंट उनके कंजम्पशन फैक्टर में आ जाते हैं यूथ के लिए। तो अगर ये युद्ध हमें लग रहा है कि अगले कुछ दिनों या अगले कुछ वीक में अगर एक बुरा एक एग्रेसिव नोट पे हो जाता है या एग्रेवेट हो जाता है, हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जो फंड्स है वो सीधा डाइवर्ट हो जाएंगे आपके बेस मेटल्स और आपके ऑयल की तरफ। आई थिंक उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप इसमें सप्लाई शॉक दिखाई देंगे। यूएसडीएनआर की भी बात करें तो हमने क्लियरली देखा है, अगर यूएसडीएनआर क्लियरली क्रूड को ट्रैक करता है। पिछले बार क्योंकि जो अपमूव थी यूएसडीएनआर में, क्योंकि वो वेव 3 की अपमूव थे, हमने 130 135 होने के बाद हमने उसमें कंसोलिडेशन देखा। हमें यही लग रहा है कि जो उसका क्रूड का जो कंसोलिडेशन फेज है अभी मोर और लेस एंड हो चुका है। एंड यहाँ से जो मूव आएगी जो क्रूड में, वो काफी सस्टेनेबल होगी। तो इसी कारण मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि क्या हमारा प्रोजेक्शंस इसमें बन रहा है क्रूड में। जी, ये ब्रांड क्रूड पे हमने एक चार्ट प्लॉट किया है जहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि आपका वेव 4 का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। वो ये WXY जो वेव है उसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं। एंड वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन का एंड तभी होता है जब एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो होती है वेव 3 से, जब वो ब्रीच होती है तब आपको इसके स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आते हैं कि भाई वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि कमोडिटीज में जनरली ऐसे माना जाता है कि जो वेव 5 है वो मोस्टली एक्सटेंडेड ही होती है। तो इसी कारण जो उसका प्रोजेक्टेड टारगेट है वो 176 टू $200 तक आता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन इकोनॉमी फिर से $100 के ऊपर झेल पाएगी। एंड अगर ये 200 के टारगेट होते हैं तो हमें लग रहा है कि जो स्मॉल कैप में जो हमें बबल दिखाई दे रहा है वो एक उसका एंड एकदम बुरी तरह से होगा। जी, सिचुएशन तो मतलब थोड़ी कड़क ही लग रही है। कुछ और सवाल लेते हैं। विवेक भाटिया जी है, तो पूछ रहे हैं, सर कोल इंडिया 242.50 की कॉल लिया है, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। देखिए, डेरिवेटिव्स में एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है, बट एक पोजिशनल बेस पे हमें यही लग रहा है कि जो कोल इंडिया का 6 मंथ्स फॉरवर्ड जो टारगेट आ रहा है, हमें लग रहा है आपको स्टॉक ये 350 400 तक जाते हुए दिखाई देगा। काफी अच्छी लॉन्ग एक्यूमुलेशन हमने देखी है, स्पेशली 200 के ऊपर। एंड इसी कारण जो भी डिक्लाइन आती है वो, अगर हम गौर से देखें, वो 200 DMA के नीचे सस्टेन नहीं करी है। तो हमें यही लग रहा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसको आपको सिर्फ एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। 6 मंथ्स फॉरवर्ड आपको इसमें मिनिमम 350 से 360 के लेवल्स आराम से इसमें आ सकते हैं। जी, नरेश कुमार जी का सवाल है, मुथूट फाइनेंस 1500 पर लिया हूँ, एवरेज करूं या होल्ड, क्या टारगेट आ सकते हैं? एवरेज या फिर होल्ड, जितना है उनके पास स्टॉक वो होल्ड ही रखें? देखिए, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 61% का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ से जो मैक्सिमम अपसाइड जो आ सकती है वो अराउंड 1450 टू 1500 का है। उसके ऊपर हमें लग रहा है कि जाना मुश्किल है। एज ऑफ नाउ मेरी सलाह है कि अगर इनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप 1250 का इसमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। अगर वो 1250 टूटता है तो पोजीशंस लिक्विडेट करें, नहीं तो आपके मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल जोन है कि 1450 1500 आपको एक हफ्ते में आना चाहिए। वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
अमित झा जी का सवाल है, जुबिलेंट फूडवर्क्स के स्टॉक में तेजी आने वाली है क्योंकि आज काफी अच्छा मूव है, तो जानना चाहते हैं कि इसमें और तेजी आएगी। बिल्कुल नहीं, हमें ये लग रहा है कि जो हमने एक चार्ट प्लॉट किया था बीच में, जिसको हमने निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स को क्रूड से कंपेयर किया था, वो इंडेक्स में एक मेजर रिवर्सल आ चुका है। इसी कारण हमें लग रहा है कि आप निफ्टी कंजम्पशन या कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट हम देख पाएंगे। जुबिलेंट फूड की बात करें तो क्लियरली बेयर मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक ज्यादा रिट्रेस नहीं कर पा रहा है। 545 550 आई थिंक मैक्सिमम अपसाइड में आ सकता है, लेकिन डाउनसाइड पोटेंशियल हमें अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 320 के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू जुबिलेंट फूड्स के लिए नेगेटिव है। मेरी सलाह है कि इसमें से दूर रहे। तो आईटी शेयरों पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये माना जाता है व्हेन द रुपी वीकन्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हमें इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं लग रहा है, लेकिन आईटी स्टॉक्स हमें लग रहा है कि मोर और लेस रिलेटेड टू नैस्डैक है। एंड अभी के दौर में अगर हम देखें कि निफ्टी आईटी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है डिस्पाइट अराउंड 30% रैली इन नैस्डैक कंपोजिट। ओवरऑल सेटअप भी हम देखें तो एक इसमें निफ्टी आईटी में ऑलरेडी बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। इसी कारण जो इंडेक्स है ज्यादा अपमूव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमें भी अभी भी लग रहा है कि अभी भी 20 से 25% का डाउन साइड इसमें पेंडिंग है। एंड ओवरऑल अगर हम आईटी और फाइनेंशियल्स को मिला के ले तो एक निफ्टी सर्विस सेक्टर इंडेक्स करके एक चार्ट निफ्टी में अवेलेबल है इंडेक्स, उसका हम सेटअप देखें तो वो क्लियरली दिख रहा है कि बड़े डिग्री पे 2 या 2.5 साल से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जारी है निफ्टी सर्विस सेक्टर इंडेक्स में, और आपका जो मिनिमम डाउन साइड है वो भी 30% का इसमें आ रहा है। तो मेरी यही सलाह है कि इसी कारण निफ्टी आईटी में जो वीकनेस है वो जारी रहेगा। फिर से अगर निफ्टी आईटी जो 200 डीएमए के नीचे जाता है तो हमें लग रहा है कि आपके लिए बेस्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट बनेंगे। आशीष कुमार जी लिखते हैं, ड्रीम फोक्स के शेयर क्या बाय करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक ओवरबॉट है। अगर जहां पे इसमें ब्रेकआउट हुआ है वो अराउंड 675 का लेवल्स है, तो जब तक ये 675 का गैप क्लोज नहीं कर पाता है तो हमें लग रहा है कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव है। आइडियली इसमें जो एंट्री लेवल आपको लेनी चाहिए वो अराउंड 730 के पास, और आपका 675 जो है वो आपका क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, ओलेक्ट्रा, सर व्यू ऑन ओलेक्ट्रा एंड बीकाजी। देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन हमें लग रहा है रिन्यूएबल स्टॉक का पार्ट है, एंड हमें वही लग रहा है कि इसमें जो पोटेंशियल डाउनसाइड है वो अराउंड 975 980 है। वहां पे स्टॉक में एक बॉटम बन सकता है, वो आपके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है फॉर पोटेंशियल टारगेट ऑफ 1450। बट एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज नेगेटिव। एंड बीकाजी फूड्स की बात करें तो इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 525 की बियॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो 525 एक अच्छी लेवल्स होगी, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अमित, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स है जो आप लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था उस पे आपने मुनाफा वसूल लिया, जैसे कि हमारी बात हो चुकी थी, तो अब आपके पोर्टफोलियो में क्या है? देखिए, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम अभी जो एक्सपोजर है यूएसडी आईएनआर में है। एंड हम अभी ऑयल में भी एक्सपोजर अभी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो एमसीएक्स में जो क्रूशियल लेवल है जिसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट का सिग्नल आएगा वो 6850 है एमसीएक्स क्रूड पे। उसके ऊपर हम क्रूड में एग्रेसिव पोजीशंस बनाएंगे। दूसरा जो मेटल्स है, कॉपर हमें लग रहा है कि बेस कमोडिटी में काफी इसमें अपसाइड आ सकता है। कॉपर रिलेटेड में हम क्लाइंट को अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को उसको आप एक्यूमुलेट करें। नैल्को जैसा स्टॉक उसको भी अपने लॉन्ग पोजीशन से एड ही करनी है। 1 ईयर फॉरवर्ड हमें लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक आपको 50 या 60% रिटर्न्स आराम से दे सकता है। ऑयल इंडिया हमारा फेवरेट पिक है फॉर टारगेट ऑफ 400। वेदांता में रिसेंट डिक्लाइन के बाद हमने फिर से बाइंग की सलाह दी है, और तो इसी कारण हमें लग रहा है पोर्टफोलियो अभी हमारे क्लाइंट्स को जो सजेस्ट किया है मैक्सिमम फार्मा और मेटल्स की तरफ ही ज्यादा उस पे रहता है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, और जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800 120 4775 100 120 475।
तो आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।